नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस समय लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ कानून में संशोधन के सवाल पर बहस चल रही है। ज्यादा से ज्यादा एमपीज को अपनी बात कहने का मौका मिले, इसलिए आज पार्लियामेंट रात 10 बजे तक चलेगी। आज डिबेट के दौरान कई इंटरेस्टिंग मौके देखने को मिले। प्रियंका गांधी ने एग्जाम रिफॉर्म्स के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी के एक साइंटिस्ट को गौमूत्र विशेषज्ञ बताया, तो अनुराग ठाकुर ने डॉक्टर कामकोटी की डिग्रियां गिनवा दी और यह भी कह दिया अगर गांधी परिवार की सारी डिग्रियां मिला ली जाएं तो भी उनकी क्वालिफिकेशन प्रोफेसर कामकोटी से कम होगी। गौरव गोगोई ने इस बात की शिकायत की कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत क्यों किया। अखिलेश यादव ने शिक्षा पर बात करते करते राम मंदिर की चोरी का जिक्र किया। उन्हें योगी आदित्यनाथ बार बार याद आते रहे। शिवसेना के शिंदे ने जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री को दी गई गालियों पर नाराजगी जाहिर की। तेजस्वी सूर्या ने गिनाया कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कितने आईआईटी बने, कितने आईआईएम खुले, शिक्षा का बजट दोगुने से ज्यादा हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा तब हुआ जब प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक रेपिस्ट का बचाव किया था। प्रहलाद जोशी ने इस बात को बेबुनियाद और झूठ बताया और प्रियंका गांधी से सबूत मांगा। प्रियंका गांधी बिल्किस बानो केस का रेफरेंस दे रही थी। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद बड़ी बात यह है कि सभी पार्टियों ने कानून में नए संशोधन का सपोर्ट किया है, इसलिए कल यह संशोधन पास भी हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं आज चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कैसे नोकझोंक हुई। आज पीएमओ में एमओएस जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक के खिलाफ नए बिल पर चर्चा की शुरुआत की। जितेंद्र सिंह ने ओपनिंग रिमार्क में बिल के प्रोविजंस बताए और सभी दलों से बिल पास कराने में सपोर्ट मांगा। अभी तक विपक्ष के जितने सांसद इस बिल पर बोले हैं, किसी ने बिल का विरोध नहीं किया, लेकिन विपक्ष के सांसदों ने यह कहा कि नए कानून से कुछ नहीं होगा, यह भी नाकाम हो जाएगा। हालांकि किसी ने बिल की कोई खामियां नहीं बताई। उनका तर्क यह था कि 2 साल पहले मोदी सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाया था, उसके बाद भी पेपर लीक नहीं रुके, तो कानून में बदलाव से, नए संशोधन से क्या हो जाएगा। हालांकि जितेंद्र सिंह ने पहले ही साफ कर दिया था कि सरकार पेपर लीक रोकने और एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। 2 साल पहले भी इसी नियत से कानून बनाया गया था, लेकिन इसके बाद भी पेपर लीक हुए तो सरकार ने कानून में बदलाव करने का फैसला किया, इससे और सख्त बनाने का फैसला किया। क्योंकि मोदी सरकार अपनी गलतियों से सीखती है, सरकार किसी मुद्दे को ईगो इशू नहीं बनाती। जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए कानून में पेपर लीक कराने वालों को ज्यादा सजा मिलेगी। कोर्ट का फाइनल फैसला 5 महीने में आ जाएगा, इससे अपराधियों के मन में खौफ पैदा होगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने कहा कि यह सब हवाई बातें हैं। 2024 के कानून के तहत किसी अपराधी को सजा नहीं मिली, जितने पकड़े गए सबको जमानत मिल गई, इसलिए सजा बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बिल से जिसमें आपने पेनल्टीज बढ़ा दिए, पनिशमेंट बढ़ा दिए, इससे हमारा शिक्षा विभाग नहीं सुधरेगा। जो 2024 के नीट यूजी पेपर लीक पे जो तहकीकात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी स्थिति आज क्या है कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। यह है इनकी गंभीरता। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था। 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है, आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर।
अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ? और अफसोस की बात है सर, उस समय में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। अब मैं आपको अखिलेश यादव की बात सुनवाता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पुराने कानून को ही झाड़ पोंछकर नए नाम से ले आई है। अखिलेश हर मुद्दे को यूपी से जोड़ते हैं, उन्हें यूपी में चुनाव लड़ना है। उन्होंने पेपर लीक को भी राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी से जोड़ दिया। अखिलेश ने कहा, जो लोग राम मंदिर में चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक क्या रोकेंगे? जब देश भर के एग्जाम आउटसोर्सिंग के जरिए होते हों तो पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय, जिसमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई है। और नीट परीक्षा कोई पहली बार लीक नहीं हुई, दोबारा लीक हो गई, कानून बनने के बाद लीक हुई। सहायक प्रोफेसर भर्ती लीक है, लेखपाल भर्ती लीक हुई। यूपी जैसे स्टेट, जो सबसे बड़ा स्टेट है, जहां से प्रधानमंत्री चुन करके आते हो, वहां तक पेपर लीक हो जा रहा है। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? और जो संस्था परीक्षा एग्जामिनेशन करा रही है वो एनटीए में भी आउटसोर्स कर दिया आपने। हम विपक्ष के लोगों को तो डर ये लगता है अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी सरकार को आउटसोर्स कर दें। क्योंकि विपक्षी दलों के सांसद बार बार सवाल पूछ रहे थे कि पेपर लीक करने वालों का कन्विक्शन क्यों नहीं होता, अपराधियों को सजा क्यों नहीं मिलती, बेल क्यों हो जाती है, इसका जवाब दिया बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि अपराधियों को सजा इसलिए नहीं होती थी क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने पेपर लीक को गंभीर अपराध माना ही नहीं। मोदी सरकार ने इस प्रॉब्लम को समझा, पहले 2024 में कानून बनाया, अब उस कानून में जो खामियां थी, जो कमियां रह गई थी, उन्हें दूर किया जा रहा है। तो इसमें आपत्ति क्या है? अध्यक्ष जी, इन 75 years of India's independent history कई सारी पेपर्स लीक हो चुके हैं। मैं जब इस भाषण के लिए तैयारी कर रहा था, हजारों पेपर्स इन द लास्ट 20 years, more than 200 पेपर लीक्स हैव टेकन प्लेस। केंद्र स्तर सरकार के स्तर पे, प्रदेश सरकार के स्तर पे। आई कैन गिव यू अ फुल लिस्ट व्हेन हु वाज इन पावर, बट इज दैट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम? And this bill that Prime Minister Modi is bringing today is the solution. It is 30 years late, but for the first time in the country's history, 70 years के बाद एक स्पेशल कानून एग्जामिनेशन के बारे में पारित हो रहा है। कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे, हम इस बार इसको पास कर रहे हैं। दिस इज द रीजन 70 years में, in 70 years of the country's history, this is the first time a special law to criminalize was passed in 24 and is being strengthened now in 26. आज एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान विपक्ष के ज्यादातर मेंबर्स के निशाने पर धर्मेंद्र प्रधान रहे। असल में धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद कल जब पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे थे, उस वक्त संसद भवन परिसर में बीजेपी के सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया था, उन्हें पगड़ी पहनाकर संसद के अंदर ले गए थे। इसे आज विपक्ष के सांसदों ने मुद्दा बनाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए कई पेपर लीक हुए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और बीजेपी सांसद उनका स्वागत कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी नेताओं की हरकत प्रदर्शनकारी छात्रों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। और इसके बाद प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर भी आरोप लगा दिया।
प्रियंका ने कहा कि प्रहलाद जोशी ने एक जमाने में रेपिस्ट का बचाव किया था। प्रहलाद जोशी पर प्रियंका गांधी के आरोपों से सत्ता पक्ष के सांसद भड़क गए। मंत्रियों ने भी उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू और निशिकांत दुबे ने स्पीकर से कहा कि या तो प्रियंका अपनी बात को ऑथेंटिकेट करें, वरना प्रियंका गांधी के बयान को रिकॉर्ड से हटाया जाए। इसके बाद प्रहलाद जोशी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का आरोप झूठा है, बेबुनियाद है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन प्रियंका ने कह दिया वो अपनी बात का सबूत देंगी। उनको पहले ऑथेंटिकेट करने कहिए सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। सर प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी। लोकसभा से बाहर आने के बाद भी प्रियंका गांधी अपनी बात पर डटी रही। यहां उन्हें राहुल गांधी का भी साथ मिला। प्रियंका और राहुल ने कहा कि प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो केस में रेपिस्ट का बचाव किया था और उन्हें शिक्षा मंत्री बनाने पर सरकार को शर्म आनी चाहिए। The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing. लेकिन राहुल और प्रियंका ने अपनी बात का कोई सबूत नहीं दिया, इसलिए मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। प्रहलाद जोशी पीयूष गोयल और निशिकांत दुबे के साथ स्पीकर ओम बिरला से मिले, प्रियंका गांधी की शिकायत की और थोड़ी देर बाद यह बताया गया कि प्रियंका गांधी की स्पीच के विवादित हिस्से को सदन की कार्रवाई से एक्सपंज कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। आज लोकसभा में बहस के दौरान स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज और जंतर मंतर में जैन जी की तरफ से प्रधानमंत्री को दी गई गालियों का भी जिक्र हुआ। प्रियंका गांधी ने पूछा कि जब स्टूडेंट जंतर मंतर पर पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन पर लाठी, आंसू गैस और पैलेट गन क्यों चलाई गई? क्या होम मिनिस्टर बताएंगे कि छात्रों पर इस तरह की ज्यादती का ऑर्डर किसने दिया था? कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? बताया गया कि कल अमित शाह लोकसभा में प्रियंका गांधी और बाकी सांसदों के इस तरह के सारे सवालों का जवाब देंगे। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर तानाशाही का भी इल्जाम लगाया। छात्रों पर दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के एक्शन का जिक्र किया, लेकिन विरोधी दलों के नेताओं ने जंतर मंतर से प्रधानमंत्री मोदी को दी गई गालियों, प्रदर्शन के दौरान हुई अश्लीलता की कोई बात नहीं की। तो शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि अगर सरकार का रवैया तानाशाही वाला होता
तो प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह की हरकतें की गई, सरकार उनकी अनदेखी न करती। लोगों को भड़काया गया, लोगों में जो है यहाँ पर इनके पार्टी के भी लोग वहां पर गए और बदिया गालियां जो है वहां पर देने लग गए। हमारा देश का युवा जो है ये बदिया गाली नहीं देगा, लेकिन आज वहां पर दी गई। ये कहते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही। अगर डिक्टेटरशिप, तानाशाही होती तो यहाँ पर जो रील बनाए प्राइम मिनिस्टर महोदय के विरोध में, यहाँ पर गालियां दी उनको, उनके मां के ऊपर गालियां दी, सीआरपीएफ को गाली दी, सेना को गाली दी, पुलिस को गाली दी। अगर डिक्टेटरशिप नहीं होती यहाँ पर तो ये गाली देने की हिम्मत कोई करता नहीं। आज यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी है, इसलिए हमने स्टूडेंट के साथ बात की, स्टूडेंट्स को बुलाया, उनके बारे में उनको क्या चाहिए ये सुना, और आज तो उनके ऊपर के मुकदमे भी हमने वापस ले लिए। इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। इस बिल पर चर्चा के दौरान आज करीब 15 से ज्यादा नेता बोले, लेकिन विपक्ष की तरफ से सरकार पर सबसे तीखा हमला प्रियंका गांधी ने किया। उन्होंने मोदी के इंस्टाग्राम पोस्ट का जिक्र किया, मोदी जो हाई पावर कमेटी बनाई है उसके मेंबर्स का जिक्र किया, और ये जिक्र करते समय गौमूत्र की बात की। प्रियंका ने कहा कि गौमूत्र के एक्सपर्ट पेपर लीक रोकने के सुझाव क्या देंगे, ये सोचने वाली बात है। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी, आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। तो सच है क्या? इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं, मन मुस्कुरा लीजिए। वो आपने भी चुनाव लड़ा। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए एंगल से, अपने फोन से नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। प्रियंका गांधी ने गौमूत्र की बात की तो अनुराग ठाकुर ने प्रियंका को जवाब दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मजाक उड़ाना कांग्रेस की आदत है। आज सारी दुनिया गाय और गोबर पर रिसर्च कर रही है, लेकिन जब यही काम एक इंडियन साइंटिस्ट करता है तो राहुल और प्रियंका को परेशानी होती है। एक बहुत बड़े प्रोफेसर आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्होंने कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। जिन पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। देश के प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, कांग्रेस उनका मजाक उड़ाती है। ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे साइंटिस्ट के साथ सदा कांग्रेस यही करती रही। लेकिन वैज्ञानिक होने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी सभ्यता और समाज से कट जाएं, आप अपनी परंपराओं को ना जानें।
डॉक्टर कामकोटी जी आधुनिक विज्ञान के शिखर पर है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हो सकते हैं तो दूसरी ओर गौमूत्र पर भी अध्ययन कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़ने पर कांग्रेस को परेशानी है। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी, बहन भाई से थोड़ी बेहतर लगती थी, कम से कम हंस तो लेती थी। लेकिन आज जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के ऊपर तंज कसा, मैं ये कहूंगा भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। प्रियंका गांधी ने दिल का एंगल बदलने की बात कही थी तो उन्हें जवाब दिया तेजस्वी सूर्या ने। बीजेपी के यूथ लीडर तेजस्वी ने कहा कि बिहार विरोधी दलों के नेता सिर्फ सियासी बातें करते हैं, लेकिन मोदी सरकार सिस्टम में बदलाव की कोशिश कर रही है। आज जो बिल आया है वो तो सिर्फ एक कदम है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि सरकार एजुकेशन सिस्टम में ऐसे बदलाव कर रही है जिससे छात्रों की प्रतिभा का मूल्यांकन सिर्फ 3 घंटे के एग्जाम से नहीं होगा। स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम का तनाव और स्कूल की परीक्षा में नंबर्स की टेंशन से मुक्ति मिलेगी। एक दिन का, एक 3 घंटे का परीक्षा किसी का फ्यूचर आने वाले दिनों में डिसाइड नहीं करेगा। 3 साल से आप जब तक आप कॉलेज में ये बोर्ड एग्जाम देंगे तब तक 360 डिग्री असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क होगा, रिसर्च पेपर्स होगा, ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्टीज होगा, अन्य करिकुलर एक्टिविटीज होगा। ये 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर एग्जामिनेशन का मार्किंग होगा। व्हाट दिस मीन्स इन अदर वर्ड अध्यक्ष जी इज दिस इज गोइंग टू फंडामेंटली चेंज द नेचर ऑफ एग्जामिनेशंस इन द कंट्री। आज के जो एंट्रेंस एग्जाम का जो व्यवस्था है दैट इज गोइंग टू फंडामेंटली चेंज। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, अ ब्रोकन एग्जामिनेशन सिस्टम इज ओनली अ सिम्टम एंड it is symptom of a broken education system, and that education system is what is being fixed today by the National Education Policy 2020। and आने वाले दिनों में जो बच्चे in next 3-4 years अध्यक्ष जी जो बच्चे बाहर आएंगे नए एजुकेशन पॉलिसी के, they will not face the kind of stress, the kind of pressure that examination system is forcing on young children today। पार्लियामेंट में पेपर लीक कानून में संशोधन पास हो जाएगा, ये बात पक्की है। पेपर लीक माफिया पर फंदा कस जाएगा, ये बात भी सुनिश्चित है। सरकार की तरफ से जितने स्पीकर बोले सबने दावा किया कि पेपर लीक रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार की नीयत भी साफ है, नीति भी साफ है। विपक्ष के ज्यादातर नेताओं का फोकस जंतर मंतर पर था, पुलिस की लाठी गोली पर था, सरकार को घेरने पर था, प्रधानमंत्री मोदी की नई जनरेशन को अप्रोच करने की कोशिश पर था। राजनीतिक दांव पे चलना स्वाभाविक है, लेकिन इस समय आवश्यकता इस बात की है कि एग्जामिनेशन सिस्टम के प्रति स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का भरोसा कायम हो। सरकार यह इंश्योर करे कि पेपर लीक और नकल से छुटकारा मिलेगा और स्टूडेंट्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रोटेस्टर्स पर पुलिस एक्शन को लेकर कई बड़े आदेश दिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने पुलिस को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की इजाजत दे दी। हालांकि अदालत ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि गिरफ्तार किए गए सभी नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फोर्सफुल एक्शन न लिया जाए और पुलिस किसी भी प्रोटेस्टर की प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक न करे। असल में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस फाइल की गई हैं। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सारी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। पिटीशंस का आरोप है कि 20 जुलाई को पुलिस ने प्रोटेस्ट मार्च रोकने के लिए एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया। पैलेट गन, शॉक बैटन्स, इलेक्ट्रिक शॉकर्स जैसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिससे कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आई। पिटीशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट से पुलिस एक्शन की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराने और भविष्य में ऐसे प्रोटेस्ट से डील करने के लिए पुलिस के प्रोटोकॉल तय करने की मांग की। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा,
अदालत जैसी चाहे जांच करवा सकती है, जब चाहे जांच करवा सकती है, इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि तुषार मेहता ने यह भी कहा कि प्रोटेस्टर्स के बीच कई क्रिमिनल और एंटी सोशल एलिमेंट्स भी थे, उनके पास हथियार भी थे। तुषार मेहता ने कहा कि इन एंटी सोशल एलिमेंट्स ने पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट किया। प्रोटेस्ट के दौरान 250 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। उनका पक्ष भी इस सुनवाई में आना चाहिए। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि स्टूडेंट्स ने कोई वायलेंस नहीं की। तो इसके बाद चीफ जस्टिस की कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया कि पुलिस और दूसरी एजेंसीज इस घटना से जुड़े सारे फुटेज, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ड्रोन वीडियो, वायरलेस कम्युनिकेशन और पुलिस डायरी को सुरक्षित रखें। अदालत ने कहा कि इस मामले में कई और स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल हैं, इसलिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, बंगाल, बिहार और यूपी की सरकारों को नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने एफआईआर की जांच की परमिशन देने का कड़ा विरोध किया है। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सरकार ने सभी प्रदर्शनकारियों की अनकंडीशनल रिहाई का वादा किया था। सुप्रीम कोर्ट अगर उस समझौते में बदलाव करता है तो वो मंजूर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ युवाओं के हित में कर रही है तो हम वेलकम करते हैं ऐसे ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है, वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोगों की कुछ डिमांड्स थी, क्योंकि हमें यही आशंका थी कि अगर हम लोग कुछ केवियट डाले या कंडीशंस डाले कि पहले के एफआईआर्स नहीं होने चाहिए या पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब कि पीसफुल वर्ड यूज किया, तो फिर पुलिस के पास पूरे पावर्स आ जाएंगे कि किसी को भी जो वो पसंद नहीं करते उसको नॉन पीसफुल प्रोटेस्टर बोल देंगे। तो हमने बोला कि सारे प्रोटेस्टर्स जो भी इस मूवमेंट में जुड़े थे उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए, एफआईआर विड्रॉ होने चाहिए, फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कंडीशंस डाल रहा है तो वो हमें मंजूर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले तो वो इन एडिशन टू आवर डिमांड्स होने चाहिए। हम लोगों ने जो बोला वो होना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो बोले, जो रिलीफ दे, वो सरकार को कंप्लाई करना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। अच्छा तो होगा कि सुप्रीम कोर्ट सबकी बात सुने। छात्रों पर जो लाठी चली उसकी जांच हो, पुलिस पर जो पत्थर चली उसकी भी जांच हो। सब कुछ कैमरे पर है, सब कुछ रिकॉर्ड पर है, हर घटना के सैकड़ों चश्मदीद गवाह हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस प्रोटेस्ट से सबक सीखना चाहिए। पुलिस के लिए ऐसे प्रोटेस्ट से डील करने का तरीका सुनिश्चित हो, प्रोटोकॉल बने, प्रोटेस्ट पीसफुल हो, इसकी जिम्मेदारी तय हो, और एंटी सोशल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने और उनके खिलाफ एक्शन लेने का तरीका भी तय हो। और यह काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए ताकि किसी को कोई शिकायत भी ना हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही बिहार के बाद महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने छात्रों के खिलाफ दर्ज हुए सारे मामले वापस लेने का फैसला कर लिया था। आज कोलकाता की कोर्ट ने 24 जुलाई को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार 16 प्रदर्शनकारियों को 500 रुपए के बॉन्ड पर रिहा कर दिया। कोलकाता पुलिस ने इन सभी को मीडिया पर्सन्स पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया था। कोलकाता में प्रोटेस्ट के दौरान धर्मतला में रिपोर्टर्स पर हमले हुए थे। 6 पत्रकारों ने पुलिस से शिकायत की थी। 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई थी। इन मामलों में 16 लोग गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन आज सबको बेल दे दी गई। महाराष्ट्र सरकार भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान दर्ज केसेस वापस ले लेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने होम डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट करने वालों पर जो भी केस हुए हैं वो सारे के सारे वापस लिए जाएं। महाराष्ट्र के होम डिपार्टमेंट के मुताबिक आंदोलन के दौरान किसी के खिलाफ कोई सीरियस केस दर्ज नहीं हुआ था। जो छोटे मोटे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको वापस लेने का प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के विपक्षी दलों का आरोप है कि आंदोलन खत्म होने के बाद भी पुलिस प्रदर्शन करने वालों को टारगेट कर रही है। लोगों से बेवजह पुलिस थानों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। ये सब बंद होना चाहिए। बहुत केसेस में बच्चों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, वहाँ पे
जानबूझ के बहुत टाइम रुकाया जाता है। एफआईआर भी बहुत सारे केसेस में हुआ है। अभी मुंबई में अगर आप देखो तो 1500 से ज़्यादा बच्चों के ऊपर अभी केसेस है। पासपोर्ट के लिए प्रॉब्लम आएगा, एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम आएगा, कोई एमएनसी में काम कर रहा है उसको प्रॉब्लम आएगा। बिहार ने महाराष्ट्र के पहले वहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला है, वैसा नोटिफिकेशन महाराष्ट्र में जल्द से जल्द वहाँ पे निकाला जाए और बच्चों को जो आंदोलन में थे उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, उनको जो फ़ोन किए जाते हैं, तू कहाँ पे, इधर आ जा, ऑफिस में बैठ, ये जो कॉल्स भी बंद होने चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने क्लियर किया कि न कोई कॉल्स की जा रही हैं, न किसी को हैरेस किया जा रहा है, सारे केसेस वापस लिए जाएंगे। बिहार सरकार ने तो कल ही प्रोटेस्टर्स के ऊपर दर्ज सारे मामले वापस लेने और गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने का ऐलान कर दिया था। प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार किए गए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी आज बेऊर जेल से रिहा कर दिया गया। बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल एसडी संजय ने 20 जिलों के डीएम्स और सरकारी वकीलों को चिट्ठी लिखी है और कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान दर्ज किए गए सारे मामले वापस लेने की लीगल प्रोसेस को तुरंत शुरू किया जाए। हालांकि आज सरकार के फैसले पर सियासत हुई। तेजस्वी यादव ने केस वापसी का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की, कहा कि आरजेडी ने प्रेशर बनाया इसलिए सम्राट चौधरी की सरकार पीछे हटने को मजबूर हुई, वरना बिहार पुलिस बेगुनाहों को लंबे समय तक जेल में रखने की तैयारी में थी। तेजस्वी ने कहा कि जब बिहार में उनकी सरकार बनेगी तो छात्र आंदोलन के गिरफ्तार हुए स्टूडेंट्स को पेंशन दी जाएगी। सरकार को हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था देर रात तक, और हमने खुद स्वयं मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी भेजा था कि अगर आप वापस नहीं दीजिएगा तो बड़ा आंदोलन करेंगे। दो चीजें तो उन्होंने दबाव में आकर के ना चाहते हुए भी उनको करना पड़ा, क्योंकि जब जनता सड़क पे आती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। अभी भी हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं जो AK-47 की है, और जिस प्रकार से जेपी आंदोलन के समय जिन लोगों को अभी भी सरकार पेंशन देती है, हम लोगों का भविष्य में अगर सरकार बनेगी तो जो छात्र जो गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों को भी हम लोग पेंशन की व्यवस्था इस आंदोलन में कराने का काम करेंगे। अब इलेक्शन 4 साल बाद होने हैं। 4 साल बाद तो तेजस्वी यादव को याद भी नहीं रहेगा कि उन्होंने पेंशन देने की बात की थी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि बिहार में छात्रों की आड़ में आरजेडी और कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे थे। छात्रों ने कुछ नहीं किया, इन्हीं लोगों ने हिंसा की, हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि प्रोटेस्ट में कांग्रेस और आरजेडी के एंटी सोशल एलिमेंट शामिल थे और उन्होंने पुलिस पर अटैक किया था। जो आंदोलन था वो आंदोलन पॉलिटिकल पार्टी के स्पॉन्सर आंदोलन था। आरजेडी, लेफ्ट, और जिस तरह का हंगामा किया गया, कई अफसरों के आंख चले गए हैं साहब, सर फटा है। वो पॉलिटिकल पार्टी के गुंडों ने हाईजैक कर लिया। प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं, केंद्र और राज्य की सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई, जो हमने वार्ता किया उसी के अनुरूप बिहार सरकार ने उसका पालन किया। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट के खिलाफ केसेस को लेकर सरकार में कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रोटेस्ट करने वाले छात्र छात्राओं के खिलाफ केसेस नहीं चलाए जाएंगे, ये क्लियर है। राज्य सरकारों ने सारे केसेस वापस ले भी लिए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जिन नॉन स्टूडेंट्स ने वायलेंस की, पुलिस पर हमला किया, उन्हें रियायत कैसे दी जा सकती है? चाहे सीजेपी के स्टूडेंट लीडर्स हों या सोनम वांगचुक हो, सब ने कहा था कि उनका प्रदर्शन पीसफुल है, वो किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते, इसलिए हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन में उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि कौन वाकई में वायलेंस में इन्वॉल्व था और कौन नहीं था, इसका फैसला कैसे हो? तो इसके लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जा सकता है, लेकिन तब तक पुलिस को यह इंश्योर करना होगा कि किसी बेकसूर को पकड़ा ना जाए,
पुलिस वालों को अपने कंडक्ट से भरोसा दिलाना पड़ेगा कि किसी इनोसेंट के खिलाफ कोई केस ना हो। आज पंजाब में भी पेपर लीक का मामला उठा। पार्लियामेंट में एनडीए के सांसदों ने भगवंत मान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि पंजाब में भी पेपर लीक के कई मामले हुए हैं। हाल ही में फार्मेसी ऑफिसर्स की भर्ती के एग्जाम का पेपर भी लीक हुआ था, यह आरोप लगाया गया और मांग की गई कि पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस को भी इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में हंगामा कर रहे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब में फार्मेसी के पेपर लीक पर चुप क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल जो पंजाब के सुपर सीएम हैं, उन्होंने अभी तक इस बात पे चुप्पी ठानी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो पूरा टाइम नशे में डूबे रहते हैं, वो ये कह रहे हैं ये झूठ है, जबकि ये वो जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली झूठ है। एक तरफ वो रोज वीडियोस बनाते हैं कि जेनजी को सड़क पे आना चाहिए, देश को नेपाल बना देना चाहिए। वो जेनजी को उकसा रहे हैं कि वायलेंट प्रोटेस्ट हो, क्योंकि नेपाल में तो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे। और जब पंजाब में युवा पीसफुली जाकर इन सब इश्यूज के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनके ऊपर उनकी सरकार में जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, वो बर्बरता से लाठीचार्ज करती है। अरविंद केजरीवाल जी को ये डबल स्टैंडर्ड्स छोड़ देने चाहिए और पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का हर हाल में इस्तीफा होना चाहिए। एंड आई रियली फील अरविंद केजरीवाल जी, ब्रो, इट्स डन। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। कांग्रेस के एमपी गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल के डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। अगर उन्होंने नीट पेपर लीक में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा तो पंजाब के शिक्षा मंत्री को क्यों बचा रहे हैं? जो पंजाब में है सेम पैटर्न पे पंजाब में काम कर रही है भगवंत मान सरकार। वहां भी अभी पेपर लीक हुए को 2 हफ्ते से जो ऊपर समय हो गया है। लोग वहां आवाज है सब आवाम की कि इसको इस्तीफा देना चाहिए शिक्षा मंत्री को। यहाँ ये पेपर लीक करवा रहे हैं, 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। राहुल गांधी बार बार कह रहे थे हाउस में, उनकी बात नहीं सुनी गई, नेता पक्ष को सुनते नहीं है। वहां पंजाब में हमारे एलओपी की बात नहीं सुनी जाती, जब हाउस में बोलते हैं उनके ऊपर कैमरा नहीं जाता और उनके जो मुद्दे होते हैं उनको सुनते नहीं है। अब वहां पेपर लीक हुए हैं तो वहां से उठकर यहाँ आकर वो जो पेपर लीक करने वाला शिक्षा मंत्री जहां आकर धरने के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पेपर लीक करवा रहे हैं, यहाँ धरने पर सपोर्ट कर रहे हैं और ये दुख की बात है। अब मैं आपको इस मामले में पंजाब सरकार का पक्ष सुनवाता हूं। पंजाब सरकार का कहना है कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं। बीजेपी नकल के मामले को पेपर लीक का केस बनाकर राजनीति कर रही है। तो पूरा मामला क्या है ये समझ लेते हैं। असल में पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर्स की भर्ती होनी थी। इसके लिए 19 जुलाई को फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 18 केंद्रों पर लिखित परीक्षा हुई। इस रिटर्न एग्जाम में करीब 7,000 कैंडिडेट शामिल हुए। फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में एग्जाम शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर पेन कैमरे से ली गई क्वेश्चन पेपर की तस्वीरें व्हाट्सएप के जरिए बाहर भेजी गई। हरियाणा और राजस्थान के सॉल्वर्स ने सवालों के उत्तर लिखे और ब्लूटूथ के जरिए एग्जाम दे रहे छात्रों को भेज दिए। दावा किया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग ने परीक्षा पास कराने के लिए हर कैंडिडेट से 5 से 13 लाख रुपए तक वसूले थे। हालांकि एग्जाम के दौरान ही प्रशासन को गड़बड़ी का पता लग गया, एग्जाम सेंटर पर रेड की गई और कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पुलिस ने 7 मास्टरमाइंड और 28 छात्रों समेत कुल 35 लोगों को अरेस्ट किया है। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह पेपर लीक का नहीं बल्कि नकल का मामला है। पंजाब सरकार ने ही इस मामले का खुलासा किया था। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसलिए शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मैं बड़े दावे से कह रहा हूं, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये अपोजिशन पार्टी वाले हमारे बच्चों को गुमराह करने का यत्न कर रहे हैं। एक पेपर ने कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉनिक ढंग से चीटिंग करते पकड़े गए, उनको पनिश किया गया है। वहां का जो स्टाफ था उसको पनिश किया गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सो ये बिल्कुल झूठ बोल रही है अपोजिशन के पास आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सरदार भगवंत सिंह मान जी के खिलाफ, पंजाब सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा नहीं है। इसीलिए फर्जी मुद्दा क्रिएट करने का यत्न कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन अकाली दल के नेताओं ने पंजाब सरकार के रवैये को बेशर्मी करार दिया।
विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा, जब सरकार और उसके मंत्री पेपर लीक को नकल का मामला बताएं तो क्या किया जा सकता है। मजीठिया ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान करीब 10 पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन एक भी मामले में एक्शन नहीं हुआ। कौन बोल रहा कि पेपर लीक नहीं हुआ? कौन ये बात बोल रहा है? बेशर्म लोग। ये वो लोग बात कर रहे हैं, केजरीवाल, भगवंत मान या हरजोत बहन, ये बेशर्म कैटेगरी के सियासतदान हैं और मैं ना मानूंगा तो इलाज कोई नहीं। ये मैंने आज एक ट्वीट निकाल के आया हूँ और मैंने वीडियो भी अभी चढ़ाई है 13 मार्च 2023 की। पहला लफ्ज़ जो भगवंत मान लिख रहे हैं पेपर लीक, और इसमें पर्चा दर्ज हुआ था। ये टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर थे जो लीक हुआ, वो महकमा किसका? हरजोत बेंस का। और 9-10 बारी कम से कम पेपर लीक या चीटिंग के केस पंजाब में सामने आए हैं। अगर दिल्ली में नीट का पेपर लीक इशू है तो पंजाब में तो 2022 से जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है 9 बारी केस हो गए। मैंने एक एक केस को हाईलाइट करा। और भगवंत मान केजरीवाल आप माने हैं अपनी ट्वीट पे कि पेपर लीक हुए हैं, तो यहां पे अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं? विक्रम मजीठिया 10 पेपर लीक होने का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं उनके पास सबूत भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। फार्मेसी एग्जाम में कुछ लोगों ने नकल करने की कोशिश की थी, इसका पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ, 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे पास एक चीटिंग का मामला आया था, पिछले दिनों फार्मेसी का एक एग्जाम था, 11 बजे एग्जाम शुरू हुआ, 11:15 तक हमें पता चल गया कि कोई ब्लूटूथ वाले पेन से ना स्कैनिंग करके कोई बच्चा बाहर से अपने हेडफोन के जरिए कोई उनको करवा रहा था एग्जाम, मतलब आंसर बता रहा था। इमीडिएटली पुलिस ने एक्शन लेके 10 स्टूडेंट और 11 बाहर के जो गैंग था उनको पकड़ के जेल में दे दिया। पेपर तो बिल्कुल सही हुआ। पंजाब में नो कैश नो फरमाइश, सिर्फ ओनली ऑन मेरिट पे काम होता है। पंजाब में पेपर लीक नहीं हो सकता। यहां तकरार इस बात पर है कि पेपर लीक हुआ या मुन्ना भाई नकल करवाने पहुंच गए थे। पर भगवंत मान की मुश्किल यह है कि पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं। हर इशू पर उन्हें घेरने के लिए कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल अलग अलग तैयार हैं। मुख्यमंत्री एक बार बोलेंगे तो उन्हें 3 बार सुनना पड़ेगा। हैरानी की बात है कि पूरे देश में पेपर लीक पर हंगामा हो रहा है, लेकिन आज गुजरात से पेपर लीक की एक और खबर आई। जामनगर की गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BA-MS के 3rd ईयर के एग्जाम का एक पेपर लीक होने का शक है। यह एग्जाम 20 जुलाई को हुआ था। पता लगा कि बाल हनुमान आयुर्वेद कॉलेज में फ्लाइंग स्क्वाड की रेड हुई थी। उस वक्त जांच के दौरान व्हाट्सएप के कुछ स्क्रीनशॉट्स मिले जिनसे पेपर लीक का शक पैदा हुआ। परीक्षा में कुल 12 सवाल पूछे गए थे और व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट में जो 11 टॉपिक थे उनसे जुड़े 11 सवाल पेपर में आए थे। इसलिए पेपर लीक होने का शक गहराया और इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन हरकत में आया। वाइस चांसलर नरेश जैन ने इसकी जांच के लिए इंटरनल कमेटी बना दी, पुलिस को भी शिकायत की, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पेपर लीक की बात कंफर्म नहीं की है। वाइस चांसलर ने कहा कि उन्हें जांच रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। 20 तारीख को शल्य तंत्र विषय के पेपर के अंदर ये जानने में आया है कि ये इसके कुछ जो टॉपिक्स हैं पे जो प्रश्न पत्र पूछा गया है उसके कुछ कॉमन मुद्दे जो हैं टॉपिक वायरल चैट में पेपर पूरा होने के बाद यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्मेशन की गई है, इन्फॉर्म किया गया है। तो यूनिवर्सिटी ने अपने लेवल से एक तपास इंक्वायरी कमेटी बिठाई है और इसके अलावा जो है पुलिस में भी फरियाद की गई है इस बाबत में। ये बाला हनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय गांधीनगर के अंदर जो है हमारे यूनिवर्सिटी का एक स्क्वाड मेंबर वहां पे गया था फ्लाइंग स्क्वाड में, तो उसमें एग्जाम पूरा होने के बाद उनको वहां पे मालूम पड़ा। कमेटी के अंदर हमने 3 आदमियों की कमेटी बनाई है जिसके अंदर 2 गवर्नमेंट से हैं अधिकारी, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं 2 और एक जो है एग्जाम कंट्रोल बोर्ड के मेंबर हैं, सदस्य हैं। पेपर लीक की खबर फैली तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता वाइस चांसलर ऑफिस में घुस गए, नारेबाजी की। स्टूडेंट्स ने कहा कि जब 12 में से 11 क्वेश्चन लीक हो गए
तो प्रशासन पेपर लीक की बात क्यों नहीं मानता? यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को साफ साफ बात करनी चाहिए और पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जिसका बीएमएस का थर्ड ईयर का पेपर जो शैल्य तंत्र है वो व्हाट्सएप के माध्यम से जो 12 प्रश्न है वो पहले से लीक हो जाते हैं, जिसमें से 11 प्रश्न है वो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में आते हैं। जिसके संदर्भ में आज रोज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर जी को मिलकर रजूआत किया है कि जो समिति की रचना यूनिवर्सिटी ने की है उसमें जो भी कोई दोषी तो उसके सामने योग्य और दोषित कार्यवाही की जाए। मैंने गुजरात के कुछ अफसरों से बात की है, उनका कहना है कि फ्लाइंग स्क्वाड की रेड में तो कोई गड़बड़ी नहीं मिली थी, लेकिन एग्जाम होने के बाद एक स्टूडेंट ने यह जानकारी दी थी कि व्हाट्सएप पर उसे कुछ क्वेश्चंस मिले थे। ये मैसेज उसने पेपर खत्म होने के बाद देखा, लेकिन मैसेज में सवाल वही थे जो पेपर में आए थे। तो इसलिए ये कंफर्म तो नहीं है कि वाकई में पेपर लीक हुआ था। मामले की जांच हो रही है। क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं इसलिए जल्दबाजी में एक्शन नहीं लिया जा रहा। अफसरों का कहना है कि हो सकता है एक सेंटर में कुछ गड़बड़ हुई हो या फिर किसी ने जानबूझकर पेपर लीक की बात फैलाकर शरारत की हो, इसलिए मामले की जांच गहराई से की जा रही है। अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो एक्शन होगा। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। आज भोपाल में हजारों किसान पुलिस के बैरिकेड तोड़ते हुए शहर में दाखिल हो गए। मध्य प्रदेश के 19 किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कॉल दी है। किसान चाहते हैं कि सरकार मूंग दाल की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदे और खाद के वितरण के लिए टोकन सिस्टम खत्म किया जाए। क्योंकि किसान संगठनों ने भोपाल चलो का ऐलान पहले ही कर दिया था, तो पुलिस तैयार थी। भोपाल पहुंचने के सभी रास्तों पर 40 किलोमीटर दूर ही बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। भोपाल के बॉर्डर को सील कर दिया गया था। भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती थी, लेकिन पुलिस के सारे प्रबंध बेकार साबित हुए। नागपुर भोपाल हाईवे पर किसानों को रोकने की कोशिश की गई तो हंगामा शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने 3 जगह पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। किसान भोपाल में घुस गए और इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आरआरएल तिराहे पर रोकने की कोशिश की। फिर भिड़ंत हुई। पुलिस ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की। यहां पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर खुद मोर्चे पर पहुंचे। 15 से ज्यादा थानों की पुलिस लगाई गई, आरएएफ, एसएफ डिप्लॉय की गई, लेकिन किसान सीएम हाउस जाने की जिद पर अड़े रहे और धरने पर बैठ गए। समझ के खड़े रहना, बस में धक्का लगा। सीएम हाउस घेराव के लिए 2000 से ज्यादा किसान आरआरएल जो तिराहा कहा जाता है वहां पर प्रवेश कर चुके हैं और इस जगह जो बैरिकेडिंग की गई है वहां पर खुद पुलिस कमिश्नर मौजूद है, एडिशनल सीपी मौजूद है। इसके अलावा 15 थानों से ज्यादा की पुलिस, आरएएफ और एसएएफ मौजूद है। और आपको बता दूं लगातार एक के बाद एक 4 बैरिकेडिंग बीते 40 किलोमीटर से अब्दुल्लागंज से होते हुए यहाँ 4 बैरिकेडिंग तोड़कर ये जो किसानों का संगठन है 19 संगठन जो है वो बैरिकेडिंग तोड़कर भोपाल सीएम हाउस घेराव के लिए पहुंच चुके हैं। और इस वक्त आप देखेंगे जो पुलिस प्रशासन है रोकने की कोशिश कर रहा है, समझाइश देने की कोशिश कर रहा है। और यह भीड़ अब आपको बैरिकेड तोड़ने के लिए बैरिकेडिंग यहाँ पर पुलिस की बड़ी बड़ी बसेस लगाकर किया गया। खुद यहाँ पर कमिश्नर पुलिस मौजूद है, एडिशनल सीपी मौजूद है, तमाम आला अधिकारी जो भोपाल पुलिस के इस वक्त मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 2000 से ज्यादा किसानों का जो संगठन है, जो उनका जो भीड़ है वो सीएम हाउस की ओर जो तकरीबन यहाँ से आरआरएल तिराहे से 7 किलोमीटर दूर है वहां तक न पहुंच पाए, उसको रोकने की कवायद में किसानों को डिटेन करने की कोशिश यहाँ पर पुलिस कर रही है। लगातार शांतिपूर्ण समझाइश के बाद यहाँ पर देखिए पुलिस के साथ यहाँ किसानों की झड़प
यहाँ पर होते हुए दिखाई दी तस्वीरें आप यहाँ देखेंगे। पुलिस कोशिश कर रही है कि जो तमाम ये किसान है ये सीएम हाउस की ओर प्रवेश न कर पाए। किसान जितनी मूंग की पैदावार करते हैं सरकार अभी उसका 25% एमएसपी पर खरीदती है, बाकी किसान ओपन मार्केट में बेचते हैं। इससे किसानों को नुकसान होता है। हालांकि सरकार ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने उनसे बात की, मांगों पर उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया, लेकिन किसानों का कहना है कि वो इस बार सरकार की बातों पर यकीन नहीं करेंगे, उन्हें लिखित में आश्वासन चाहिए। हमारे कृषि मंत्री ऐदल सिंह जी कंसाना जी, पीएस एग्रीकल्चर और ओएसडी सीएम से बात हुई है। हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां मिला है, हमारी लगभग पौन घंटे चर्चा चली। इस बीच हमने हमारे दो जो प्रमुख मांगे थी कि मूंग की 100% खरीदी हो और दूसरा ई टोकन बंद किया जावे पर चर्चा हुई, लेकिन कृषि मंत्री जी द्वारा कहा गया कि हम कोई संतोषजनक जवाब दिया नहीं। उन्होंने कहा बोले हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और कृषि मंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे। इसमें एक मुख्य बात यह थी कि हमारी आपकी बात नहीं सुनी गई, आपका कहना है हमारी कोई बात नहीं तो ये घेराव के लिए जो आपकी लगातार कोशिश है अब क्या करने जा रहे हैं आप? मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। हमारे द्वारा मुख्यमंत्री हाउस का अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा और हमारी टीम, हमारे सारे किसान, हमने रसद 7 दिन की रसद लेकर आए, खाने पीने का आटा, सामान, कंडे, गैस चूल्हा, हम सारा सामान लेकर। इस प्रदर्शन में किसानों के 19 संगठन, 20 जिलों के किसान शामिल हैं। किसानों का कहना है कि 1 एकड़ में 5 क्विंटल मूंग पैदा होती है और इसकी लागत 20,000 रुपए तक आती है, लेकिन सरकार 8,668 रुपए के रेट से प्रति एकड़ सिर्फ 1 क्विंटल 20 किलो मूंग खरीदती है। किसानों का कहना है कि वो बाकी फसल कहां ले जाएं, क्योंकि अगर मंडी में फसल बेचते हैं तो उसका रेट 4 से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल ही मिलता है। किसान ये नुकसान कब तक सहन करें? मूंग इतनी समस्या की फसल है साहब, इतनी जल्दबाजी में किसान तुरंत गेहूं निकालता है, तुरंत गेहूं के बाद तुरंत बोनी करता है, क्योंकि उसको 60 दिन के अंदर अगर पानी से पहले करना है, बारिश आ जाएगी तो मूंग सड़ जाती है। तो हमें बहुत कम समय में उसको पैदावार करना रहता है और बहुत मेहनत के बाद मूंग पैदा करने की जाती है, और इसके बदले में हमें आज कह रहे हैं 25% तुला के घर जाइए। मैं 10 कुंटल अगर पैदा करिए तो मैं 2 एकड़ में अगर मैं 10 कुंटल पैदा करिए तो मैं 2 कुंटल लेके वेयर हाउस जाऊंगा क्या? बाकी 8 कुंटल को घर छोड़ूंगा? तो आप बताइए सरकार चाहती क्या है? सरकार तो 1 कुंटल 20 किलो ऊंट के मुंह में जीरा है साहब। 1 कुंटल 20 किलो क्या होता है? और पिछले 10 सालों से वो खरीद रहे हैं। हाँ। उनको सब पता है। हाँ। उसके बावजूद भी वो लोग अब खरीद नहीं रहे हैं। मंडी में ले जाके बेचेंगे तो ये 4,000 से 5,000 6,000 रुपए तक जाएगा। जैसी क्वालिटी होगी माल की वैसा चल जाएगा। 4,000 से 5,000, 2,000 से 3,000, 3,000 रुपए प्रति एकड़ का नुकसान है। 3,000 रुपए प्रति कुंटल। मुझे मेरी 50 एकड़ में 300 सवा 300 कुंटल मूंग पैदा हुई है तो मुझे 8-9 लाख रुपए का घाटा है साहब। मेरा पूरा बजट बिगाड़ दिया इन्होंने। उसको भी बेचने के लिए ये नहीं है कि घर के पास में वेयर हाउस है, उसके लिए भी इनको 25-25, 30-30 किलोमीटर वेयर हाउस पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे वेयर हाउस पे भी जो है कि काफी ज्यादा भ्रष्टाचार चलता है। उसके लिए पैसा चाहिए, ग्रेडिंग वाला माल चाहिए, माल में ये नहीं होना चाहिए, माल में वो नहीं होना चाहिए, मतलब इतने नखरे बताएंगे वहाँ पे भी कि ये 5 कुंटल भी ये चाहेंगे कि वहाँ पे मैं ना बेच के इसको भी मंडी में बेच दूं। प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छी बात है कि सरकार ने किसान नेताओं से बातचीत की शुरुआत की है। पुलिस ने भी किसानों के साथ कोई सख्ती नहीं की। किसानों को भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर किसान मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कहना चाहते हैं तो मोहन यादव को किसानों से बात करनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बात सही है, अगर किसानों को सिर्फ 20% फसल सरकार एमएसपी पर खरीदेगी तो किसानों को नुकसान तो होगा। इसलिए किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और किसानों को भी किसी तरह की वायलेंस, किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार की बांकीपुर सीट पर बाई इलेक्शन के लिए आज प्रचार थम गया। इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज तीनों पार्टियों ने प्रचार में ताकत झोंक दी। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद और पवन सिंह ने मैदान संभाला, बड़ा रोड शो निकाला। सरकार के कई मंत्री और विधायक भी कैंपेन के लिए पहुंचे। बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के लिए वोट मांगे। आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता के लिए आज तेजस्वी यादव बांकीपुर पहुंचे। तेजस्वी ने भी बांकीपुर में रोड शो निकाला। बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है। नितिन नवीन
4 बार इसी सीट से विधायक रह चुके हैं, इसलिए ये बाई इलेक्शन बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। नितिन नवीन भी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी के साथ रोड शो करने पहुंचे, रैली की। उन्होंने प्रशांत किशोर और तेजस्वी को चुनौती दी। नितिन नवीन ने कहा कि जो लोग बांकीपुर में जीत का ख्वाब देख रहे हैं वो ये भूल गए कि बांकीपुर उनका घर है और उनके घर में उन्हें हराना कल भी नामुमकिन था और आज भी नामुमकिन है। इस चुनाव के समर में कई लोगों ने अपनी जोर आजमाइश करने के लिए मैदान में आए, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं उनको कहता हूं बांकीपुर की जनता अहंकार के साथ नहीं, संबंध और व्यवहार और विनम्रता के साथ लोगों के हमारे संबंध है। जिन्होंने इसको अपने लिए सोचा कि एक किला है, उसको भेदने का प्रयास करने का सोचा है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं बांकीपुर के घर घर में हमारा संबंध है, हमारा परिवार रहता है, मेरा घर है, मेरे घर को भेदना इतना आसान नहीं है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस बांकीपुर घूमने आए हैं, सोचते हैं कि वो बीजेपी को हरा देंगे, तो इनकी गलतफहमी है। संजय सरावगी ने प्रशांत किशोर पर भी हमला किया, कहा कि 200 करोड़ की संपत्ति वाले प्रशांत किशोर इनकम टैक्स यूपी और बंगाल में भरते हैं, विकास के लिए टैक्स दूसरे स्टेट में देते हैं, वो किस मुंह से बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष 2 दिन पहले पटना है, महीनों से गायब थे, सत्र चला, विधानसभा का कोई मतलब नहीं, बिहार के लोगों की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, जैसे लगता है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो गए। फिर 3-4 दिन रहेंगे, फिर कहां जाएंगे पता नहीं। एक और दल है जिनका पिछले विधानसभा चुनाव में 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उनकी जो भाषा 2 दिन से निकल रही है, 2-3 दिन से, स्पष्ट उन भाषा में बौखलाहट नजर आ रहा है, जैसे लग रहा है चुनाव से भाग रहे हैं, आत्मसमर्पण करने की मुद्रा में है। स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित हमारे प्रत्याशी हैं, वो प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से वहां के समर्थन से दिखाई पड़ रहा है। संजय सरावगी के पार्ट टाइम पॉलिटिशियन वाले कमेंट का तेजस्वी ने जवाब दिया, कहा कि संजय सरावगी पहले अपनी पार्टी की ओर देखें, उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने तो बांकीपुर की ओर देखा तक नहीं है। रही बात चुनाव में हार जीत की, तो ये कन्फर्म है कि आरजेडी जीतेगी और पूरे देश में बीजेपी की हार का बड़ा मैसेज यहीं से जाएगा। सो कॉल्ड राष्ट्र अध्यक्ष जी का क्षेत्र है, तो यहां हारेगी तो पूरे देश में गूंज होगी। दो ही चुनाव हुआ है ना, ये दूसरा चुनाव होने जा रहा है। पहला एमएलसी का तो हार गई आ रहा भोजपुर वाला, अब ये बांकीपुर भी हारेंगे। तो मुकाबला किससे है, चूंकि प्रशांत किशोर भी इसी सीट पर हैं? देखिए, आप 2-3 नंबर वालों की बात हम नहीं करते, हम अपना बात करेंगे कि हम लोग मजबूत पोजीशन में हैं। लेकिन एनडीए के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं आप पर भी कि अंतिम समय में पहुंचे हैं, सिर्फ 2 दिन का प्रचार किया। उनके कहने से हम आएंगे और जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे। हाँ, एनडीए में नेता कौन है? प्रधानमंत्री और अमित शाह, वो लोग कहाँ हैं? अपने प्रधानमंत्री जी को बोले वो लोग कि मेलोडी को मेलोडी कम खिलाएं, है ना, देश जल रहा है और मेलोडी को मेलोडी खिला देंगे। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर के बाई इलेक्शन से चुनावी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। आज प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बयान को मुद्दा बनाया। के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से हमने 2 दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया। कल बीजेपी ने नीतीश कुमार का एक वीडियो मैसेज जारी किया था। इसमें नीतीश कुमार ने जनता से बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट करने की अपील की थी। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के इस वीडियो को एआई जनरेटेड बताया। उन्होंने कहा, नीतीश ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया है, ये सब बीजेपी के हथकंडे हैं।
और मतदान के कल एक नीतीश कुमार जी का वीडियो आया है, वीडियो अपील जारी किया है एनडीए ने। वो वीडियो सरासर फेक है, एआई की मदद से बनाया गया है और नीतीश बाबू ने ऐसा कुछ भी बयान नहीं दिया है। तो मैं एनडीए इस भाजपा की हालत ये हो गई है कि पहले 202 विधायकों को लगाया, मंत्री सांसदों को लगाया, पूरा सरकारी तंत्र लगाया और जिस नीतीश कुमार का चेहरा इन लोगों ने बिहार के सभी सरकारी, गैर सरकारी और राजनीतिक पोस्टरों से हटा दिया है, अब हार के डर से नीतीश कुमार की मदद लेने के लिए, नीतीश कुमार के समर्थकों की मदद लेने के लिए कल नीतीश जी का एक वीडियो जारी किया है जो सरासर एक तरीके से हास्यास्पद है। और आपके माध्यम से भाजपा को ये चुनौती दे रहे हैं कि अगर नीतीश बाबू ने यह बयान दिया है तो किसी भी अपने पसंद के किसी भी पत्रकार के सामने नीतीश कुमार के से वो बयान वो दिलवा दीजिए। हम अभी चुनाव के 2 दिन पहले हम लोग अपना दावेदारी वापस ले लेंगे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को जवाब दिया। नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर सरासर झूठ बोल रहे हैं, नीतीश का अपमान कर रहे हैं। बांकीपुर की जनता 30 जुलाई को इसका जवाब देगी। जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत जी का जमानत जब्त होने की 100% गारंटी। ऐसी स्थिति में हताश, निराश होकर माननीय नीतीश कुमार जी का अपमान कर दिया, जिनके घर का नमक आपने खाया है। किसी की हिमाकत है कि नीतीश कुमार जी का आर्टिफिशियल वीडियो बना दे। एनडीए भाजपा के जो प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने मिलकर के नीतीश जी से आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार जी ने वीडियो जारी किया और काम के बदौलत जारी किया। माननीय निशांत कुमार जी जो जदयू के सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने चुनावी प्रचार में सभा को संबोधित किया। हिमाकत कैसे कर दिया नीतीश कुमार जी का अपमान करने का। समाज के अति पिछड़ा समुदाय, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं सामान्य समुदाय के लोगों को इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार जी हर लोगों के दिल में बसते हैं। सब जानते हैं बांकीपुर बीजेपी की पक्की सीट है। नितिन नवीन ने खाली की है, उन्हें बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो भी बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती। इस सीट पर पूरी ताकत लगाई हुई है। मुझे आश्चर्य कि प्रशांत किशोर यहां से मैदान में क्यों उतरे। अगर वो सारे विरोधी दलों के ज्वाइंट कैंडिडेट होते तो भी समझ में आ सकता था, पर यहां तेजस्वी यादव ने भी अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार किया है। ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार चाहे कितने भी कमजोर हों, वो जीत जाएं तो अचरज नहीं होना चाहिए। बात करते हैं मौसम से आई मुसीबत की। दिल्ली एनसीआर में 2 हफ्ते की भीषण गर्मी के बाद आज जमकर बारिश हुई। बारिश की वजह से दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन मुसीबतें बढ़ गई। कनॉट प्लेस, जनपद, भारत मंडपम रोड, बाराखंबा रोड, आईटीओ, कालिंदी कुंज और कई इलाकों में जबरदस्त वाटर लॉगिंग देखते हैं। सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली कैंट, नारायणा, मायापुरी और एम्स के आसपास कई इलाकों में लंबा जाम लग गया। लोग घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे। सदर बाजार में दुकानों के भीतर पानी भर गया। आज मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। बारिश सुबह से ही शुरू हो गई और दिन भर रुक रुक कर होती रही। पूसा में सुबह 11:30 बजे से 2:30 बजे के बीच 80 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। जनकपुरी में 72 mm, लोधी रोड में 63 mm और छतरपुर में 57 mm बारिश रिकॉर्ड हुई। दिल्ली सरकार और एमसीडी ने सड़कों से पानी हटाने के लिए बड़े बड़े पंप का इंतजाम किया था, लेकिन ये कम पड़ गए। नोएडा में भी बारिश की वजह से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। सेक्टर 19, 20, 27 और 32 में सड़कें पानी में डूब गई। बरौला और सरफाबाद जैसे इलाकों में तो 3-3 फीट पानी भर गया। नोएडा के सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। मेट्रो स्टेशन के पिलर के नीचे बना 50 मीटर लंबा डिवाइडर अचानक गिर गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहाँ ट्रैफिक स्लो था, इसलिए किसी को कोई चोट नहीं लगी, नुकसान नहीं हुआ। आज पंजाब के कई इलाकों में भी भारी बारिश हुई। चंडीगढ़ और मोहाली जैसे शहर पानी से भर गए।
मोहाली की कई सड़कें पानी में डूब गईं। बारिश का पानी दुकानों के अंदर चला गया। चंडीगढ़ अंबाला नेशनल हाईवे पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में सुबह 8:30 से 11:30 बजे के बीच 25.7 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने पूरे पंजाब में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ से एक दर्दनाक खबर भी आई। यहां पीएचडी स्कॉलर एक लड़की की करंट लगने से मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ज्योति नाम की लड़की हॉस्टल से क्लास के लिए अपने डिपार्टमेंट जा रही थी। जैसे वो कच्चे रास्ते से गुजरी, अचानक नीचे गिर पड़ी। स्टूडेंट तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कच्चे रास्ते पर बिजली के तार खुले पड़े थे। सुबह से हो रही बारिश की वजह से काफ़ी पानी भर गया था और करंट पानी में दौड़ने लगा था। उत्तराखंड और हिमाचल भी बारिश का कहर देख रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से डराने वाली तस्वीरें आई हैं। 3 महिलाएं मंदाकिनी नदी की तेज धारा में फंस गईं। जान बचाने के लिए तीनों टीले पर चढ़ गईं। खबर मिली तो एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। तीनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रशासन ने लोगों से अपील किया कि बारिश के दौरान नदी नालों के किनारे जाने से बचें और किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं। देहरादून में नंदा की चौकी पर बना पुल का एक हिस्सा धंस गया। पुल पर एक बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया है। सड़क पूरी तरह धंस गई है। इसके बाद ब्रिज पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। बैरिकेडिंग कर दी गई। पिछले साल भी मानसून में यही पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था। करोड़ों खर्च करके ब्रिज की मरम्मत कराई गई थी। कुछ दिन पहले इसे खोला गया था और पुल का एक हिस्सा एक बार फिर डैमेज हो गया। पुल का हिस्सा धंसने से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से चारधाम यात्रा 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दी गई। देखिए, एक तो जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है। वहाँ से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है। मौसम का अलर्ट आया है और जगह जगह पर क्योंकि बहुत सारी जगह पर भूस्खलन हो गया है। कहीं बहुत ज़्यादा प्रातःकाल से ही, जैसे उत्तरकाशी है, देहरादून है, टिहरी है, इन सब लगातार बारिश हो रही है। इसलिए यात्रा को यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित किया गया। हिमाचल से भी लैंडस्लाइड की खबरें आई हैं। चंबा के उदयपुर, घोल्टी और भरियाड़ में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड हुआ। तडोली नाला भी उफान में आ गया। पानी की तेज धार के साथ बड़े बड़े पत्थर और मलबा बहकर सड़कों तक आ गए। दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गईं। कई घरों और दुकानों के अंदर मलबा घुस गया। भरमौर पठानकोट हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। एक ऑल्टो कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी बड़ा हादसा हुआ है। अमरनाथ यात्रियों से भरी बस बेकाबू हो गई। सड़क से कई फीट नीचे गिरी। ये बस एक घर पर गिरी। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त घर खाली था। घर से टकराने की वजह से बस सिंधु नदी में गिरने से बच गई। हादसे में 39 यात्री घायल हुए हैं। पुलिस, आर्मी और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य चलाया। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बस में सवार सभी लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करके लौट रहे थे। लोकल लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है कि जब कोई बस ऐसे गिरी हो। इससे पहले भी 4 बार हादसे हो चुके हैं। लोगों की मांग है कि इस मोड़ को ठीक किया जाए ताकि हादसों को रोका जा सके। हम लोग नमाज पढ़ कर निकल रहे थे तो एक आवाज़ जैसी आई, तो आवाज़ में जब लोग सब के सब लोग यहाँ आए और इन्होंने इनको रेस्क्यू किया, निकाला। जो उस पर फंसे हुए थे यात्री वगैरह, जो उनको निकाला बाहर। और उसमें ज़्यादा सीरियस जो जख्मी थे उनको कंगन अस्पताल में शिफ्ट किया। यहाँ नज़दीकी एम्बुलेंस लाई, उनको हमने पहले शिफ्ट करवाया। मेरी पूरे हुकाम से गुजारिश है, बार बार यहाँ से एक्सीडेंट होता है। एल जैसा मोड़ है, यहाँ 3 मोड़ आते हैं। इसकी वजह से पूरे मकान को भी खतरा हो गया और
वो सिविलिंग को भी खतरा होता है पूरा, और टूरिस्ट गाड़ी इससे पहले 4 बार यहाँ से नीचे गिर गई। ये जो LJC मोड़ है इसको बहरहाल किया जाए, वरना ये रोड को दूसरी जगह से मुंतकिल दूसरी साइड से करा जाए, खबर साइड से। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। आज नागपुर में सिर्फ 2 घंटे में 180 mm बारिश हुई। शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सबसे बुरी हालत नागपुर के सोमलवार निकला स्कूल में हुई। यहाँ स्कूल परिसर में पानी भर गया, बच्चे अंदर फंस गए। फायर ब्रिगेड की मदद से बच्चों को बाहर निकालना पड़ा। मौसम विभाग ने नागपुर के लिए अगले 48 घंटों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नागपुर में कल सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से नागपुर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग ने पहले अलर्ट जारी किया था। अचानक दोपहर में बारिश होनी शुरू हुई, सड़कें जलमग्न हो चुकी है, घरों में पानी गया हुआ है, स्कूलों में पानी गया हुआ। सबसे ज्यादा अफरा तफरी उस समय मच गई जब सोमवार स्कूल में छुट्टी के वक्त बच्चे स्कूल से जब बाहर निकले, स्कूल के परिसर में पानी भरा हुआ था। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने दोनों तरफ से रस्सियां बांधी, एक बच्चों को उनके पेरेंट्स के हवाले किया गया। इसके अलावा फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधे पर बिठाकर सड़क तक लेके आए। ये है छत्रपति चौक का इलाका जहां पर हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है, गाड़ियां डूब चुकी है। लोगों का काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि 2 घंटे में ही इस तरीके की बारिश कहीं न कहीं विकास की पोल, महानगर पालिका की, प्रशासन की अव्यवस्था की पोल खोल रहा है। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में कल भारी बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज जापान में भयंकर भूकंप आया। तस्वीरें डराने वाली हैं। 7.1 की तीव्रता वाले अर्थक्वेक के बाद पिछले 10 घंटे में 60 से ज्यादा आफ्टर शॉक आ चुके हैं। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि सिर्फ 20 सेकंड्स में एक पुल डैमेज हो गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हवा में झूलती नजर आईं। कई सड़कों और हाईवेज पर दरारें पड़ गई। भूकंप के झटकों से काशिमा टाउन में शॉपिंग सेंटर की दूसरी मंजिल ढह गई, जिससे कई लोग अंदर फंस गए। जापानी न्यूज एजेंसी का दावा है कि शॉपिंग सेंटर के ढहने से पहले वहां ब्लास्ट भी हुए। भूकंप का केंद्र राजधानी टोक्यो से 900 किलोमीटर दूर था। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। एहतियात के तौर पर बुलेट ट्रेन की सेवाएं रोक दी गई हैं। इसकी वजह से स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई। भूकंप के बाद 50,000 से ज्यादा घरों की बिजली सप्लाई ठप हो गई है। जापान सरकार ने नागासाकी, कागोशिमा, फुकुओका, सागा, ओइता और मियाजाकी प्रोविंसेस में इमरजेंसी घोषित कर दी है। जापान के प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाइची ने भूकंप से बड़े पैमाने पर नुकसान होने की बात कही है। फिलहाल जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। जापान में अक्सर धरती हिलती है, अक्सर छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं, इसलिए वहाँ के लोग इस तरह की परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जापान में बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भूकंप को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, इसीलिए इतने बड़े भूकंप के बाद भी वहाँ नुकसान कम हुआ है। अगर किसी दूसरे देश में 7.1 का भूकंप आता तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में कल भी बहस जारी रहेगी। धार की भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स गिराने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कल वाराणसी में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन संत रविदास उत्सव की शुरुआत करेंगे। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 8:30 बजे होगी। फिलहाल देखिए हमारी स्पेशल